पिछले कई महीनों से म्यूचुअल फंड बाजार में एनएफओ की भरमार रही और वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों की यदि बातें करें तो जून 2023 तक यानी जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक कुल एनएफओ 80-81 के आसपास लॉन्च हो गई हैं और उन्होंने अच्छे खासे फंड भी सब्सक्राइब किए हैं। हालांकि आज के दिन में केवल 3 ही एफओ ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। उसमें पहला है डीएसपी मल्टी कैप एसेट एलोकेशन फंड, दूसरा है एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड और तीसरा है मोतीलाल ओसवाल डेवलप्ड मार्केट एक्स यूएस ईटीएफ जो फंड ऑफ फंड है। और आज हम चर्चा करेंगे एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड ये एक थीमेटिक फंड है, थीमेटिक या सेक्टरल फंड कह सकते हैं। ये ओपन एंडेड फंड है। ये 14 सितंबर 2023 से स्टार्ट होकर इसका एनएफओ क्लोज होगा 28 सितंबर 2023 को। इसका मिनिमम टारगेट जो है फंड सब्सक्राइब करने का वो 10 करोड़ है और यदि एनएफओ के पीरियड में ये 10 करोड़ सब्सक्राइब नहीं होता है तो जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे उनका रिफंड विद इन 5 वर्किंग डेज उनको मिल जाएगा। और यदि 5 वर्किंग डेज से अधिक टाइम लगता है रिफंड करने में तो उनको 15% का ब्याज सहित उनको वापस करना पड़ेगा। और यदि 10 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है सब्सक्राइब हो जाता है तो यूनिट्स का अलॉटमेंट जो है वो 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द एनएफओ क्लोजर, मतलब 28 सितंबर के नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज में आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। और उसके बाद ये फिर ओपन होगा जब यूनिट्स अलॉट होंगी उसके 5 वर्किंग डेज के बाद ये री ओपन होंगी फॉर परचेज एंड रीपरचेज। इसके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केम्स हैं। केम्स मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज और इनका जो बेंचमार्क है वो है एसएनपी बीएससी हेल्थ केयर। अब इसमें एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे आप जानते हैं कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं आइदर थ्रू एनएफओ और अदरवाइज ऑल्सो। तो एचडीएफसी हेल्थ केयर फार्मा फंड ने या यूं कह लें कि एचडीएफसी के सारे फंड में डेली वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली फ्रीक्वेंसी का एसआईपी होता है। नॉर्मल कोर्स में हम ये समझते हैं एसआईपी का मतलब कि ये केवल मंथली होता है। जनाब ऐसा नहीं है। एचडीएफसी हेल्थ केयर एंड फार्मा फंड ने डेली वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली फ्रीक्वेंसी का एसआईपी उपलब्ध कराया हुआ है। हालांकि इससे कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं कि यदि आप डेली वीकली या मंथली करते हैं तो कम से कम आपको 100 रुपये की एसआईपी करानी होगी और मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो होंगे वो 6 होंगे। यदि आप क्वार्टरली कराते हैं जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होंगे वो 1500 रुपये होंगे और यदि 1500 से लेकर 2999 रुपये तक का इंस्टॉलमेंट होगा आपका क्वार्टरली में तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट नंबर जो होंगे वो 4 होंगे। और 3000 या उससे ऊपर का यदि इंस्टॉलमेंट होता है तो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 2 होंगे। यदि आप हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी ऑप्ट करते हैं तो मिनिमम अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट का होगा वो 2000 रुपये होगा और 2000 या एबव उससे जो भी आप अमाउंट फिक्स करें इंस्टॉलमेंट के लिए तो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी 2 होंगे। और यदि ईयरली फ्रीक्वेंसी आप ऑप्ट करते हैं तो ये मिनिमम अमाउंट 5000 होंगे और कम से कम एक इंस्टॉलमेंट आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब एसआईपी कम से कम एक इंस्टॉलमेंट्स के लिए कराना पड़ेगा। सीधे साफ शब्दों में ईयरली फ्रीक्वेंसी में कम से कम एक इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली में 2, क्वार्टरली में यदि 3000 से ऊपर का है तो 2, 1500 से 3000 तक के बीच का है तो 4 इंस्टॉलमेंट और डेली वीकली में कम से कम अमाउंट 100 रुपये और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम से कम 6 वीक 6 दिन 6 वीक 6 महीने का होना जो। बात करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे। एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड
का जो स्ट्रेटजी है, ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज अंडर द फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज। का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ये फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज में के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्ट करेंगे, ये इनका मेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। लेकिन जब एलोकेशंस ऑफ फंड्स होंगे, एलोकेशंस ऑफ एसेट्स होंगे, तो इनका लिमिटेशन जो है, ये कहते हैं कि ये 80 से 100% तक फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज में पैसे लगा सकते हैं, और 0 से 20% तक या तो वो अदर देन फार्मा में लगा सकते हैं इक्विटीज में, या डेट में लगा सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हैं, या फिक्स इनकम डेरिवेटिव्स में लगा सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनी में के इक्विटी में इन्वेस्ट करके कैपिटल को एप्रिसिएट करना है, और लिमिटेशंस जो हैं कि कितना परसेंटेज किस में क्या कर सकते हैं, ये कहते हैं कि अप टू 100%, मिनिमम 80% और अधिक से अधिक 100% ये फार्मा कंपनी में के इक्विटी में ही लगाएंगे। और दूसरा लिमिटेशन है इसका कि 0 से 20% ये अदर देन फार्मा और हेल्थ केयर कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ये डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और फिक्स इनकम डेरिवेटिव्स में भी 0 से 20% तक ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यदि बात करें फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज की, जैसे हमने चर्चा की 0 to 80 to 100% ये फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनके हिसाब से फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज मीन्स फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर कंपनीज, हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ IT सर्विसेज, रिसर्च एंड और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ केयर, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हाइजीन। इट मीन्स इन सारे कंपनियों की इक्विटीज माने जाएंगे फॉर दिस पर्पस की इट विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज। अब इसके फंड मैनेजर की बातें करें, इनके फंड मैनेजर हैं, पहला निखिल माथुर, 35 साल की उम्र है इनकी। इन्होंने PGDM किया है IMT गाजियाबाद से, CFA किया है वर्जीनिया से, और इनका पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस जो है उसमें से 7 साल का एक्सपीरियंस जो इक्विटी रिसर्च में है, और 2 साल का एक्सपीरियंस इनका फाइनेंशियल एडवाइजरी में है। और दूसरे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए दूसरे फंड मैनेजर हैं वो ध्रुव मुच्छल, इनकी भी उम्र 35 साल है, इन्होंने CFA किया हुआ है, और पिछले 10 साल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो इक्विटी रिसर्च में है, और ये HDFC के मोर देन 40 फंड्स को आज के दिन में ये मैनेज कर रहे हैं, उनके ये फंड मैनेजर। अब यदि हम देखें, ये सारी बातें HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर NFO के बारे में चर्चा हो गई। अब यदि इसकी एनालिसिस करने की सोचें तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आज के दिन में फार्मा सेक्टर में फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड कितने बाजार में मौजूद हैं, और उनकी क्या रिटर्न है, ट्रेलिंग रिटर्न या कोई अदरवाइज कोई और रिटर्न। तो हम देखते हैं कि आज के दिन में 1 साल से पुराने कुल 10 फंड हैं, 3 साल से पुराने कुल 9 फंड्स हैं, 5 years एंड ओल्ड इट इज 6 फंड्स, और 10 साल से पुराने केवल 3 फंड हैं। और यदि इनके कैटेगरी रिटर्न और इनके बेंचमार्क रिटर्न कि 1 year, 3 years, 5 years और 10 years की बातें करें, तो कैटेगरी रिटर्न 24.74 और बेंचमार्क का रिटर्न 1 साल में 25.63। बेंचमार्क यहां देखते हैं 1% अधिक है कैटेगरी रिटर्न से। 3 years की बातें करें तो 14.65 कैटेगरी रिटर्न एंड 14.85 इट इज बेंचमार्क रिटर्न, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। यदि बातें करें 5 years की CAGR की, तो कैटेगरी का 16.44% और बेंचमार्क का 12.83%। यहां देखते हैं करीब 4% कैटेगरी रिटर्न का बेहतर है यदि हम कंपेयर करें उनके बेंचमार्क रिटर्न से। और 10 साल की बातें यदि करें तो 10 साल का CAGR कैटेगरी का है 15.18% और बेंचमार्क का है 12.53%। ये करीब 2.5%, 2.5 से 3% के आसपास कैटेगरी रिटर्न बेहतर है बेंचमार्क रिटर्न से। हालांकि मैं फिर बता दूं ये केवल कैटेगरी रिटर्न है, यदि इसमें से कोई टॉप फंड को देखें तो शायद इनका रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न जो है 25-26% के आसपास कम से कम होना चाहिए। उसी हिसाब से 10 साल के CAGR की बातें करें, जो सबसे अच्छा फंड होगा वो करीब 18% के आसपास CAGR है। और 1 साल से कम छोटे फंड जो हैं, जो लेटेस्ट फंड है वो है क्वांट का हेल्थ केयर फंड, जिनका 1 महीने का रिटर्न
4.41% है। ये सारे फंड 1 साल से अधिक पुराने हैं और ये एक अकेला फंड है जो 1 साल से कम पुराना है और उनका 1 महीने का रिटर्न जो है इट इज 4.41%। अब ये बातें हुई एग्जिस्टिंग फंड्स के परफॉर्मेंस की। अब यदि इस फंड की यदि चैलेंजेस की बातें करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक थीमेटिक फंड है, मानिए सेक्टरल फंड है। ये सेक्टरल फंड जो कि है ये पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और यदि आप चाहते हैं कि इस सेक्टर से आपको बेहतर रिटर्न मिले तो आपको उस सेक्टर का बेहतर नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2 कि आपको इस टाइप के म्यूचुअल फंड में, सेक्टरल फंड में आपको राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट करना बहुत जरूरी है, तभी आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे हमें समझ में आएगा कि ये राइट टाइम एंट्री के लिए है और राइट टाइम एग्जिट के लिए है। जनाब, इसके लिए आपको उस सेक्टर का थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू इन्वेस्ट इन एनी थीमेटिक और सेक्टरल फंड, उस सेक्टर का, उस थीम का आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। अब चूंकि ये फंड फार्मा इंडस्ट्री का है, फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड है, तो अब हम देखते हैं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन प्रेशर। यूएस एफडीए मींस यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपके मन में ये सवाल होते होंगे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन प्रेशर का क्या काम। जनाब, आपको शायद जानकारी हो कि 12% जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हिंदुस्तान के, वो अपना ड्रग सप्लाई करते हैं यूएस एंड अदर स्टेट्स में। क्योंकि यूएस आपका बड़ा क्लाइंट है, तो इसलिए यूएस एफडीए को, उस कंट्री के जो रेगुलेटर्स हैं ड्रग के, उसको ये अधिकार है कि जहां से उसकी दवाइयां आ रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंस्पेक्ट करे और समय समय पर वो एडवाइजरी दे और आपको वो एडवाइजरी कंप्लाई भी करना है। दूसरा चैलेंज है गवर्नमेंट पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ कुछ दवाइयों के दाम वो कम करती है, मतलब उनका ड्रग प्राइसिंग पे उनका कंट्रोल बढ़ रहा है। क्योंकि निश्चित रूप से जब प्राइस पे कंट्रोल बढ़ रहा है तो दवाइयां कम होंगी। निश्चित रूप से ये एक प्रेशर है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। तीसरा चैलेंज कि फेक प्रोडक्ट्स जो है, स्पूरियस ड्रग्स जो हैं हिंदुस्तान में काफ़ी बनते हैं और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि पूरे दुनिया का जो स्पूरियस या फेक प्रोडक्ट्स है उसमें से 35% जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हिंदुस्तान में ही। नेक्स्ट वन चैलेंज बिफोर द इंडियन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री वो है लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स। हमें लगता है कि हम काफ़ी स्किल्ड हैं, लेकिन फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए जो स्किल्ड चाहिए उस फोर्स का यहाँ अभाव है। ये सारे चैलेंजेस हैं जो थोड़ा सा फार्मा इंडस्ट्रीज को पुलिंग करता है कि वो बेहतर परफॉर्म ना कर सके। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। ये सारी बातें बताई हमने, जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सामने। अब बताएंगे कि इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कैसे ये ग्रो कर सकता है, क्या उम्मीदें की जा सकती हैं इन नियर फ्यूचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैलेंज प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ग्रो तभी करेंगे जब हेल्थ केयर में स्पेंडिंग बढ़ेगी। और आज के दिन में एस्टिमेट किया गया है कि अराउंड 50 बिलियन यूएस डॉलर की स्पेंडिंग हिंदुस्तान में होती है। और ये भी एस्टिमेट किया गया है कि बाय द एंड ऑफ 2024 ये 50 बिलियन से बढ़ के ये 64 बिलियन हो जाएगा एंड बाय 2030 तक ये 64 बिलियन जो है ये बढ़ के 130 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएंगे। और यदि ऐसा होता है अगले 7-8 साल में 10 से 11% CAGR या इसके रूप में इसको ग्रो करना पड़ेगा। इसकी स्पेंडिंग जो है 10 से 11% पर एनएम के हिसाब से बढ़ेगी। यदि हमको लगता है कि 130 बिलियन बाय 2030 तक हमारा डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग हो जाएगा। तो नंबर 2, हिंदुस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 2020 के डेटा के हिसाब से ये 70.15 ईयर्स है। इसका मतलब जो जीवन आयु की सीमा है एवरेज वो 70 साल के आसपास, 70 साल से अधिक हो चुकी है। ये डेटा है 2020 का।
शायद 2023 का डेटा यदि और देखेंगे जो भी आई नहीं है, शायद ये 71 या 72 साल का हो जाएगा। चूंकि लाइफ की सीमाएं बढ़ेंगी, एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, तो निश्चित रूप से डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग भी बढ़ेंगी। ये भी एक बेहतर स्कोप है। चेंजिंग डिजीज पैटर्न, पहले कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही कोई पर्टिकुलर डिजीज हुआ करती थी, अब जो डिजीज हो रही है किस सीजन में कौन सी डिजीज होगी ये बताना काफ़ी मुश्किल है। सो डिजीज का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। चूंकि ये चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, और ये जो 130 बिलियन है बाय 2030 तक, ये शायद हम अचीव कर सकें। हायर शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एल्डरली पीपुल हैं, वो आज के दिन में 138 मिलियंस के आसपास हैं। पहले ये काफ़ी कम थे। धीरे धीरे चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ये पॉपुलेशन भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा। चूंकि ये पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इनको हेल्थ केयर का अधिक नीड है, तो निश्चित रूप से हेल्थ केयर का अधिक नीड होगा तो डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। ये एक प्रोस्पेक्ट है। दूसरा, क्रोनिक डिजीज ऑन द राइज। पहले आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले कहीं कहीं सुना जाता था कि इसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की बीमारी है, कार्डियो का प्रॉब्लम से। अब लोग कहते हैं कि 40+ ईयर्स में होता है तो आपको कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपको ये चेकअप कराना चाहिए। चूंकि क्रोनिक डिजीज बढ़ रहा है, निश्चित रूप से दवाइयाँ बढ़ेंगी, डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग भी बढ़ेंगी। लो रूरल पेनिट्रेशन, इतने हेल्थ केयर इंप्रूव करने के बाद भी आज के दिन में अभी भी रूरल पॉपुलेशन में जो पेनिट्रेशन है हेल्थ केयर सिस्टम का वो काफ़ी कम है। काफ़ी स्कोप्स हैं इसको पेनिट्रेट करने का इन रूरल एरियाज। और इंक्रीज इन इंश्योरेंस अपटेक, इसका मतलब अब लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पिछले 10-20 सालों में काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कोई बीमारियां होती हैं तो आप उसका इलाज कराने में हिचकते नहीं है, बिकॉज यू थिंक दैट यू आर फुल्ली इंश्योर्ड। तो चूंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है हॉस्पिटल विजिट करने की वो बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से वो बढ़ेगी तो डोमेस्टिक हेल्थ केयर का स्पेंडिंग भी बढ़ेगा। और स्पेंडिंग बढ़ेगा इसका मतलब इसका प्रोस्पेक्ट्स जो है फार्मा इंडस्ट्री का काफ़ी बेहतर दिख रहा है। अब यदि हम बात करें इस फंड की, इस एनएफओ की, तो हमको कीपिंग इन व्यू ऑल दिस फैक्ट्स हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो डिस्कस किया हमने काफ़ी बेहतर दिख रहा है। एग्जिस्टिंग फंड का रिटर्न 15+ एवरेज है फार्मा फंड के कैटेगरी एवरेज का 10 ईयर्स का CAGR, इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। तो ये रिटर्न भी काफ़ी बेहतर है। अब देखना ये है कि ये एनएफओ है, हम एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए हम तभी एडवाइस करते हैं जब देखते हैं कि जब हमें लगता है कि इस एनएफओ में कुछ एक्स्ट्रा थिंग है। तो कीपिंग इन व्यू द एग्जिस्टिंग फंड्स परफॉर्मेंस और इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कुछ अलग है। हालांकि कुछ हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको पार्टिकुलर एएमसी से इमोशनल अटैचमेंट है। यदि उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो एचडीएफसी का ऑपरेशन जो है, एचडीएफसी एएमसी का ऑपरेशन काफ़ी बेहतर है। और इन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए यदि आप इस एनएफओ में एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हालांकि यदि आपको एचडीएफसी एएमसी से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इससे बेहतर है कि आप जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, खासकर वो 3 फंड जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, जिनका CAGR 15+% है कैटेगरी एवरेज, यदि कुछ उसमें सेलेक्ट करेंगे तो शायद 17-18% का CAGR भी मिल जाए। वो चूंकि टेस्टिफाइड है फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, तो यदि इस एएमसी से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो बेहतर है आप एग्जिस्टिंग फंड में जाएं। इफ नॉट, यदि आप इसमें एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो शायद कोई गलती आप नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।